मोदी विरोधी गठबंधन ने बस नाम रख लिया इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को कर रहा बदनाम। क्या विपक्ष को है भारत से नफरत और पाकिस्तान से प्यार? आखिर क्यों दिख रहा पाक प्यार और सनातन पर प्रहार? Congratulating the new government. मैं देशवासियों को, संपूर्ण भारत के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। याद करिए साल 2014 का वो लोकसभा चुनाव, जब एक तरफ लगातार 10 साल तक सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उससे मुकाबला कर रही थी। और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो इस देश की जनता ने इतिहास रच दिया और अकेले दम पर कभी सत्ता में नहीं आने वाली बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता सौंप दी। यही वो चुनाव था जब मोदी नाम का चेहरा देश की जनता के दिलो दिमाग में छप गया था, और ऐसा छपा कि मोदी के खिलाफ चोर है का नारा देने वाले राहुल गांधी भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से मोदी सत्ता में लौट कर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता जनार्दन से मिलते इस प्यार की काट कांग्रेस भी आज तक नहीं खोज पाई है। इसलिए उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को मात देने के लिए 28 दलों का एक ऐसा गठबंधन बना लिया जिसका नाम है इंडिया, जिससे इस मोदी विरोधी गठबंधन से भी राष्ट्रभक्ति का भाव आए और इस इंडिया गठबंधन के साथ पूरा भारत जुड़ जाए, जिससे मोदी को देश की सत्ता से हटाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जनता आखिर इस विपक्षी एकता वाले गठबंधन पर भरोसा क्यों करे, क्यों उसके साथ ताल से ताल मिलाए? क्योंकि इस गठबंधन ने अपना नाम भले ही इंडिया रख दिया हो, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस विपक्षी गठबंधन पर भारत विरोधी हरकतें करने के आरोप लगते रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान राज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी कश्मीर से दो पार्टियों को 28 दलों वाले इस विपक्षी एकता में शामिल किया गया है, और दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। पहली पार्टी है पीडीपी, जिसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वहीं दूसरी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि आज जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है, हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसी बीच फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान का पेशा ही आतंकवाद फैलाना रहा हो, उस पाकिस्तान को भारत में हमले के लिए कोसने की बजाय उससे बात करने की वकालत कर रहे हैं। आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगा जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया, और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी है? दोनों मुल्कों ने बात करनी है, खुद से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए। विपक्षी एकता में शामिल फारूक अब्दुल्ला आज भले ही पाकिस्तान से बात करने की वकालत करने में लगे हों, लेकिन क्या वो भूल गए कि पीएम मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभालते वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था, और फिर इसके बाद साल 2015 में खुद पीएम मोदी पाकिस्तान के
दौरे पर गए थे जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते मजबूत हो सके, लेकिन बदले में क्या मिला? पठानकोट, उरी और पुलवामा में आतंकी हमला, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। लेकिन लगता है ये बात विपक्षी एकता वाले फारूक अब्दुल्ला भूल चुके हैं, इसलिए पीएम मोदी से पाकिस्तान के सामने फूल ले जाने की वो बात कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, आपको कश्मीर में गोलियां बरसाने वाले पाकिस्तान से बात करने वाला विपक्षी गठबंधन चाहिए या फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली मोदी सरकार? जवाब जरूर दीजिएगा। यूपी में रामचरितमानस का विरोध। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि वाले राज्य में, जहां की सत्ता संभाल रहे हैं महंत योगी आदित्यनाथ और विपक्ष में हैं अखिलेश यादव, जिनकी समाजवादी पार्टी भी मोदी को हराने के नाम पर बने इस 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन में शामिल है। और इस सपा की हकीकत के बारे में आपको बता दें, इस पार्टी में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है जो सरेआम रामचरितमानस का अपमान करते हैं और समाजवादी पार्टी के यूपी में सत्ता में आने पर रामचरितमानस को बैन करने का दावा करते हैं। अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। चेहरे से तो आप पहचान ही गए होंगे, कभी योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त रामचरितमानस में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी में गए उन्हें रामचरितमानस से दिक्कत हो गई और बद्रीनाथ धाम को भी बौद्ध मंदिर वो बताने लगे। उनके विचारों को देखकर लगता है समाजवादी पार्टी भी हिंदू विरोधी अब हो चली है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सौगात दे दी। अब आप ही बताइए, यूपी की जनता 2024 लोकसभा चुनाव में भगवान राम पर लिखे गए धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करने वाली सपा का साथ देगी या फिर धर्म अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाने वाली मोदी सरकार और योगी सरकार का? इस बारे में भी आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। बिहार में रामचरितमानस को बताया साइनाइड। अब बात करते हैं बिहार की, जहां लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू मिलकर सरकार चला रही हैं और दोनों ही सियासी पार्टियां मोदी विरोधी 28 विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, जिससे बिहार की 40 सीटें जीतकर मोदी को हराया जा सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मोदी को हराने चला ये गठबंधन भी रामचरितमानस का अपमान करने में पीछे नहीं है, बल्कि शुरुआत इसी बिहार से होती है। तभी तो जिस आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है, वो बिहार के बच्चों को यही शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, यानी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को बिहार के मंत्री सीधे सीधे जहर बताने पर तुले हुए हैं। तभी तो 14 सितंबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया, प्रतिज्ञा पढ़ने की या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ने से किताबें किताब अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो इहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर 10 रुपया पर रखा, हमको इस बात का मोहन भागवत की 2 बार कहे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव इससे पहले भी रामचरितमानस का अपमान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो सीएम नीतीश कुमार में दम है कि उन्हें अपनी सरकार से निकाल कर बाहर कर दें और ना ही लालू यादव के पास ये पावर है कि उन्हें एक ही झटके में आरजेडी से बाहर कर दें। अगर पावर होती तो रामचरितमानस का अपमान करने के बावजूद चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री नहीं बने फिरते। अब आप ही बताइए, भगवान राम पर लिखे गए रामचरितमानस के विरोधियों को बिहार की जनता क्या 2024 में जिताएगी या फिर भगवान राम और रामचरितमानस का सम्मान करने वाली मोदी सरकार को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तमिलनाडु में सनातन का विरोध।
विपक्षी एकता वाले गठबंधन का कश्मीर से शुरू हुआ पाकिस्तान प्रेम यूपी बिहार से होते हुए तमिलनाडु तक जब पहुंचा तो वो सनातन के खात्मे तक पहुंच चुका था। तभी तो जिस डीएमके को मोदी विरोधी 28 दलों के विपक्षी गठबंधन में शामिल किया गया है, उस डीएमके के नेता और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की पार्टी लगातार सनातन धर्म का विरोध करने में लगी हुई है। उनके बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा वो भी देखिए। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह में सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि स्टालिन के बाद तमिलनाडु सरकार में एक और मंत्री पॉन मुडी भी सनातन धर्म के विरोध में उतर गए और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि विपक्षी गठबंधन का मकसद ही सनातन धर्म का खात्मा करना है। तभी तो उन्होंने एक बयान में कहा, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लैंगिक समानता। आप और मैं केवल इस पर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में जीतते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं। विपक्षी एकता वाले गठबंधन में शामिल डीएमके एक बड़ी पार्टी है जिसकी तमिलनाडु में सरकार है और ऐसी पार्टी दिन रात सनातन धर्म को कोसने में लगी हुई है। सनातन धर्म को धरती से मिटाने वो चली है और खुद डीएमके बता रही है कि उसके इस सनातन धर्म विरोधी एजेंडे में विपक्षी गठबंधन के बाकी सभी दल उसके साथ हैं। यानी 28 दलों का पूरा गठबंधन सनातन धर्म को धरती से खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। ऐसे विपक्षी गठबंधन को क्या देश की जनता जिताएगी या फिर सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले मोदी को तीसरी बार सत्ता में लेकर आएगी? अपनी राय हमें इस पूरी जो हमने आपको जानकारी दी है, इस पूरी जानकारी पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।